साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इससे पिछली जो कक्षा थी हमने स्वर वर्गीकरण पढ़ा और स्वर का जो वर्गीकरण 5 प्रकार से जो है उसमें से हमने 3 प्रकार कल पढ़ लिए थे। यानी कल की जो हमारी कक्षा थी इसमें स्वर क्या होते हैं, कैसे मात्राएं होती हैं और 3 वर्गीकरण। इनमें से एक था कि उच्चारण में कितना समय लगता है, दूसरा उसका वर्गीकरण था जो होठों की आकृति कैसी हो जाती है, यानी वृत्ताकार है वृत्ताकार, और एक जो तीसरा था कि जीभ की स्थिति, यानी इन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ कहाँ रहती है। तो हमने 3 वर्गीकरण कल पढ़ लिए थे। इसके बाद अभी हम आगे 2 वर्गीकरण जो शेष हैं वो और उसकी जो सारणी जो बनती है इसकी स्वर की वो बनाना सीखेंगे आज की कक्षा में। तो अभी हम इसका स्वर का जो 3 वर्गीकरण कौन कौन से पढ़ लिए, एक ह्रस्व दीर्घ वाला, दूसरा जो होठों की आकृति यानी वृत्ताकार अवृत्ताकार वाला, और तीसरा जीभ की स्थिति अग्र मध्य पश्च। इन 3 वर्गीकरण के बाद जो चौथा वर्गीकरण है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो चौथा इसका वर्गीकरण कौन सा है स्वर का, वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखो, इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है इसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो हमारा मुख क्या होता है, किसी किसी स्वर के उच्चारण में तो बिल्कुल बंद की तरह रहता है, किसी में आधा बंद रहता है, किसी में आधा खुलता है, थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, और किसी में बिल्कुल पूरा मुख खुल जाता है। तो हमारा मुख कितना खुल रहा है उसके आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक संवृत बोलते हैं एक को, दूसरा अर्ध संवृत, तीसरा है अर्ध विवृत, और चौथा है विवृत। 4 आधार से इसको हम बांटते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। संवृत का मतलब होता है बंद, यानी संवृत कौन से स्वरों को बोलेंगे जिनमें मुख क्या होगा, बंद रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मुख बंद, यानी संवृत का जो उच्चारण है, संवृत का मतलब क्या हुआ कि मुख इसमें बंद रहता है। अर्ध लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मुख आधा बंद, मुख आधा बंद हो गया। अर्ध विवृत इसका हो जाएगा मुख आधा खुला, मुख आधा खुला। विवृत का मतलब होता है खुला, तो मुख आधा खुला होता है। और विवृत का मतलब होता है मुख पूरा खुला, मतलब विवृत का मतलब खुला होता है और खुला मतलब पूरा खुल जाता है। तो ये हम इसको इस प्रकार से 4 भागों में इसको वर्गीकृत करते हैं। तो देखेंगे, संवृत का मतलब बंद होता है। तो कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख क्या रहता है, बंद रहता है, तो उसे हम संवृत कहते हैं। तो हो जाएगा क्या है, संवृत मुख बंद रहता है, अर्ध संवृत मुख आधा बंद रहता है, अर्ध विवृत मुख आधा खुला, और विवृत मुख पूरा खुलता है। ये तो इनकी शब्दावली से परिचित होना है। हो सकता है किसी परीक्षा में यूं ही पूछ लिया जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं, संवृत कहते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये अर्ध संवृत और अर्ध विवृत तो एक ही बात हो गई, चाहे आधा बंद हो चाहे आधा खुला हो। वैसे ही एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर जो इनके जो स्वरों के बोलने में मुख जो खुलता है उसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें मुख लगभग बंद रहता है और इसमें मुख थोड़ा सा ज्यादा खुल जाता है। अब ये जो स्थिति, हम इस स्थिति में आते हैं, मुख आधा बंद है और इसमें आधा खुला में थोड़ा सा और ज्यादा खुलता है, मतलब ये इससे थोड़ा सा खुलने की स्थिति ज्यादा होती है, और इसके बाद इसमें मुख क्या होता है, पूरा खुल जाता है और ज्यादा खुलता है। मतलब ये मुख के खुलने का बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें मुख बंद रहता है, बंद बिल्कुल बंद या बंद की लगभग, इसमें थोड़ा और खुलता है, इसमें और ज्यादा खुल जाता है, इसमें और पूरा खुल जाता है। इस प्रकार से मुख के खुलने का एक क्रम होता है। अब देखो,
हमें हमारा जो एक डायग्राम हमने कल भी सीखा उसको एक बार फिर से बनाएंगे और उसके आधार पर इनको सीखेंगे कि किस प्रकार से ये जो है ये आएंगे। यहाँ क्या था ए, यहाँ आ हो गया, इधर क्या हुआ ई, फिर इधर बड़ी ई हो गई, इसके बिल्कुल सामने ऊ, फिर यहाँ बड़ा ऊ हो गया, फिर क्या है ए आई हो गया, इसके बिल्कुल सामने ओ और औ हो गया। इस प्रकार हमने इन स्वरों को रख लिया। बहुत अच्छे से समझ लेंगे ए आ ई उ ए आई ओ औ, बिल्कुल याद रखने की कोशिश इसमें करेंगे। ये हमें आता है तो हम देखो क्या करेंगे, ये शुरू के जो 4 हैं ये क्या होते हैं, संवृत होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। शुरू के 4 हो गए संवृत। बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे कि ये संवृत कैसे हो गए, ये शुरू के 4, इसी क्रम से हम चलेंगे, इस क्रम को हमें तोड़ना नहीं है। शुरू के 4 संवृत हो गए। फिर ये है 2, ये जो 2 हैं ये हो गए अर्ध संवृत। ये अर्ध संवृत हो गए ए और ओ। इसके बाद ये 3 जो हैं ये हो गए अर्ध विवृत। और ये अकेला आ क्या हो गया, विवृत। इस प्रकार से हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो देखेंगे शुरू के 4 कौन से, ई उ संवृत हो गए। जब हमसे कहीं पूछा जाए संवृत कौन से होते हैं तो ई उ, ऊपर के 4 हमें याद रखने हैं। फिर अर्ध संवृत में 1 2 हो गई ए और ओ, ये अर्ध संवृत हो गए। फिर 2 आएंगे इसमें, यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है। फिर अर्ध विवृत में बच गए जो 3 इधर वाले आई औ और ए, ये क्या हो गए अर्ध विवृत। और ये कितने हैं, ये 3 हैं। और ये अकेला एक आ क्या है, विवृत है। इस प्रकार से अगर इस चित्र को आप बनाएंगे, इस आरेख को बनाएंगे तो हमें ये याद होने में बहुत आसानी रहेगी। और हमने पिछली कक्षा में भी इसको बनाना सीखा, अग्र मध्य पश्चिम में भी ये काफ़ी काम का था और अभी भी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो साथियों देखेंगे हमारा अब चौथा वर्गीकरण हमने पढ़ा, मुख की आकृति के आधार पर, मुखाकृति यानी मुख कितना खुल रहा है, इसके आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं, संवृत, इसी क्रम से याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। अर्ध बीच में लेंगे, ये ध्यान रखने की बात है, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत, इन 4 प्रकार से इसको हम बांटते हैं। इसके बाद में हम ये देखिए 4 प्रकार हो गए। संवृत का मतलब होता है बंद, तो संवृत का मतलब मुख बंद रहता है। अर्ध संवृत यानी मुख आधा बंद रहता है। अर्ध विवृत यानी मुख आधा खुलता है और विवृत यानी मुख पूरा खुलता है, ठीक है। इनके खुलने का जो क्रम है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से इनका जो ये है विभाजन हम पढ़ेंगे। ये क्या है, पहले शुरू के 4 संवृत, फिर अर्ध संवृत, फिर अर्ध विवृत और फिर विवृत, इसी क्रम से इसको हम पढ़ते जाएंगे। तो साथियों ये आपका स्वर का चौथा वर्गीकरण था, जो क्या था, मुख कितना खुल रहा है, इस आधार पर हमने इसको बांटा है। इसके बाद हम इसका एक और वर्गीकरण पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान के बाद में जो इसकी एक सारणी बनाएंगे कि वो किस प्रकार से बनती है। तो इसका 5वां वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखो, उच्चारण स्थान यानी क्या होता है, जिन जो स्वर हैं, जितने भी स्वर है, जिन स्वरों का उच्चारण जिस स्थान से होता है उसका उच्चारण स्थान हो गया। जैसे हमारे मुख में क्या है, बहुत सारे उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे कंठ होता है, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो कंठ से निकलते हैं, कुछ होते हैं जैसे तालु से निकलते हैं, जैसे जीभ तालु की तरफ जाती है तब उस स्वर का उच्चारण होता है। कुछ में होठ जो होते हैं उनके कारण हम स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं। तो अलग अलग स्थितियां बनती हैं। और
वो जितने भी स्थान हैं जहां से इन स्वरों का उच्चारण हो रहा है वो कहलाते हैं उच्चारण स्थान। तो कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं? कंठ है, तालु है, दंत है, औष्ठ्य है, मूर्धा है, ऐसे अलग अलग हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। उनके आधार पर ये वर्गीकरण हम करते हैं। यानी इसमें यही जानना है कि कौन से स्वर का उच्चारण हमने कहाँ से किया। तो इसमें देखेंगे आप, जैसे हमारे ए आ है, ए और आ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कहाँ है? कंठ है। यानी इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से। या कंठ से ध्वनि सीधी बाहर आती है और इसका उच्चारण हो जाता है ए आ, इस तरह से। तो ये क्या है? ए आ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। फिर देखेंगे ई और ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। तालु क्या होता है साथियों? कि तालु जैसे हमारी जो जीभ है वो मसूड़े के थोड़ा सा ऊपर एक स्थान है जहाँ पे गड्ढा सा बना हुआ है, एक सॉफ्ट सा पार्ट है, उसके स्पर्श करती है, वो जगह तालु है। आप बिल्कुल यहाँ पर जीभ को स्पर्श करा के देख सकते हैं, दांत के थोड़ा सा ऊपर मसूड़े, मसूड़े से ऊपर एक जो जगह है वो तालु है, वहाँ पे जीभ स्पर्श करती है। तो ये हो गया तालु हो गया। तो जीभ ई के उच्चारण में जीभ उनकी तरफ जाती है, तो ये तालु है। तालव्य भी बोलते हैं इसको। फिर है ऊ जो है उनका जो उच्चारण है वो हम कहाँ से करते हैं? किससे करते हैं? होठों से करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? औष्ठ्य। औष्ठ्य होता है। देखो वैसे भी पता चल जाएगा, ऊ ये होठ आगे की तरफ आगे और इनका उच्चारण हो गया ऊ। तो होठों के बिना हम ऊ नहीं बोल सकते, तो ये ऊ क्या है? औष्ठ्य हैं, होठों से इनका उच्चारण होता है। इसके बाद में इसके जो है री का जो उच्चारण होता है वो होता है मूर्धा, या कह सकते हैं इसको मूर्धन्य। मूर्धा या मूर्धन्य होता है। देखेंगे ये मूर्धा क्या होता है? वास्तव में मूर्धा हमारे मुख का कोई अंग नहीं होता है। मूर्धा का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। मूर्धा का क्या अर्थ होता है? सबसे ऊंचा। तो हमारी जो जीभ है मुख के सबसे ऊंचे स्थान पर स्पर्श करती है और उसकी तरफ जाती है, तो ये वो स्थान कहलाता है मूर्धा। मूर्धा या मूर्धन्य, इसका अर्थ क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है। हमारे मुख के सबसे ऊंचे स्थान की तरफ जीभ जाती है। इस वर्गीकरण को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से अगली जो हमारी कक्षा होगी व्यंजन की, उसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। यही चीज़ हम रिपीट करेंगे, उसमें व्यंजन पूरा हमारे समझ में आएगा और थोड़ा उसके साथ साथ स्वर भी उसमें आएगा। तो ये मूर्धा होता है, ये थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। फिर है ए और आई। ए आई जो है इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, मतलब इस दो को मिक्स करता है। इसमें कंठ और तालु दोनों का इसमें काम होता है। अब देखो वैसे भी इस कंठ को और इस तालु को मिक्सअप कर दीजिए यहाँ पर, और ये क्या ए आई हो गया, कंठ तालु हो गया। और याद हो जाएगा कि इन दोनों को ले लीजिए यहाँ पर, कंठ तालु। फिर हमारा लास्ट जो है दो बच रहे हैं वो है ओ औ, और इन ओ औ का जो उच्चारण है कंठ और औष्ठ्य, ये कंठ औष्ठ्य होता है। ये कंठ औष्ठ्य हो गया, ठीक है। तो ये इनका इसमें क्या हो गया? कंठ के साथ में औष्ठ्य ले लीजिए और ये कंठ औष्ठ्य हो गया। तो ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए जो स्वरों को जहाँ जहाँ से उच्चारित करते हैं वे। इसी उच्चारण स्थान ये ऐसा वर्गीकरण है जो हमने स्वर के साथ व्यंजन में भी पढ़ने वाले हैं। अब इसको इस चित्र से एक थोड़ा सा और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे आप इसको, कि किस प्रकार से ये बनते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं ए और आ, यहाँ लिखते हैं ई और ई, इसके बिल्कुल सामने ऊ, फिर ऊ हो जाएगा, यहाँ पे ए आई हो जाएगा, बिल्कुल सामने ओ औ हो जाएगा। इस प्रकार से इनको हम अलग अलग भागों में रखते हैं। अब देखो इनका जो उच्चारण है वो कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है, ये हमें याद रख लेंगे, यहाँ पे याद है हमें। ई का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? तालु से होता है। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? होठों से निकलते हैं। होठ जो है हमारे वो इसमें आगे की तरफ आते हैं और इनका उच्चारण हो जाता है ऊ का। अब ये देखेंगे आप, इधर तो ये कंठ है और इधर ये तालु है, तो ये ए आई क्या है? इधर कंठ वालों के और इधर तालु वालों के बीच में है।
इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु। ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि कंठ तालु कैसे हुआ, इनके और इनके बीच में होने से ये कंठ तालु हो गया। ये आपको चित्र आपको बनाना आता ही है, तो आप इसको समझ सकते हैं, हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं। ओ औ जो है वो यहाँ देखेंगे कंठ के और यहाँ औष्ठ के बीच में होता है, तो यहाँ ये होने से क्या हो गया, ये हो गया कंठ औष्ठ। इस प्रकार से ये इसका जो वर्गीकरण है हमें इन दोनों का भी याद हो सकता है। देखेंगे ए आ कंठ से, ई तालु से, उ औष्ठ होते हैं, री मूर्धा होता है, ए आई क्या है, कंठ तालु इन दोनों के बीच में, ओ औ क्या है, कंठ औष्ठ इन दोनों के बीच में होता है। इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण समझ सकते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये हुआ पांचवा वर्गीकरण। अब हम क्या करने वाले हैं कि कल की जो कक्षा थी वो और आज की जो कक्षा थी वो दोनों कक्षाएं हमने पढ़ी, हमें समझ में आई, इसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हमारी पुस्तक में से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। और हमें जब ये लगे कि हमें आने लग गया ये टॉपिक, हम इसकी जांच कैसे करें कि हमें कितना आने लग गया, कहीं हम गलती तो नहीं कर जाएंगे परीक्षा में, अगर कहीं मान लो आगे भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ी तो हम भूल तो नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हम इसकी एक सारणी बनाते हैं। वो सारणी यदि आपको बनाना आ जाता है तो इसका मतलब आप इसको आपने सीखा या नहीं सीखा या कितना सीखा आपको इसका पता चल जाएगा। इसकी सारणी बनाना सीखेंगे स्वर की, देखेंगे। इसके लिए सारणी के लिए एक पैटर्न जो हम लोग रख रहे हैं वो इसमें पहले हम ले रहे हैं स्वर, इसमें स्वर ले लेंगे। इधर से हम लेते हैं जैसे वो हर्स्व और दीर्घ जो हमने कल पढ़ा था, हर्स्व दीर्घ। इसके बाद एक हम लेते हैं वृत्ताकार है, वृत्ताकार, होठ गोल हुए या नहीं हुए, वृत्ताकार अवृत्ताकार। एक हो गया इसमें अग्र मध्य पश्च से ले लीजिए इसमें, एक इसके बाद में हम ले लेते हैं इसमें संवृत विवृत वाला, और एक अंतिम है उच्चारण स्थान। ये हम 5 प्रकार से इसको, जैसे जैसे हमने 5 वर्गीकरण पढ़े हमने इसको 5 प्रकार से इसको बांट दिया। अब देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हमें उपयोग में लेना है। ए लिया यहाँ पर, अब ए लेने के बाद अगले बॉक्स में चलिए। अब आप देखिए कि ए है क्या, हर्स्व है या दीर्घ है, तो हर्स्व है, हमने पढ़ा है, हमें याद है, हम हर्स्व लिख देंगे कि हर्स्व है ये, ठीक है, हर्स्व हो गया। इसके बाद में इसमें देखो ये होठ गोल होते हैं कि नहीं होते, नहीं होते, तो क्या हो गया, अवृत्ताकार हो गया, अवृत्ताकार हो गया, होठ इसमें गोल नहीं हो रहे हैं। अग्र मध्य पश्चिम में देखेंगे आप क्या है ये, ए कहाँ पर आ रहा है, आगे वाली लाइन में नहीं, पीछे वाली में नहीं, बीच में आ रहा है, तो क्या हो गया है, मध्य हो गया, ये मध्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो समृत विवृत है इसमें आप देखो ए कहाँ आ रहा है, शुरू के 4 में नहीं आ रहा, फिर 2 में नहीं, फिर 3 में आ रहा है, 3 में आ रहा है तो क्या हो गया है, समृत छोड़ दीजिए, अर्ध समृत छोड़ दीजिए, अर्ध विवृत, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध विवृत। और ये देखो इसका उच्चारण स्थान जो हमने अभी पढ़ा, ए और आ का क्या है, कंठ है, इससे हम ढंग से और याद भी हो जाएगा हमें, तो क्या है, कंठ होते हैं या कंठे होते हैं, ये आप इसका उच्चारण स्थान देखेंगे। इसके बाद में अगला इसका दूसरा जो है वर्गीकरण, जैसे आ लिखा लेंगे हम, आ को एक बार देख लीजिए, आ में क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर हर्स्व है या दीर्घ है, दीर्घ है। अच्छा, यहाँ होठ गोल होते हैं या नहीं होते, नहीं होते, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार हो गया। फिर अग्र मध्य पश्चिम में कहाँ आएगा, आगे वाली लाइन पे, बीच वाली में, पीछे, तो ये कहाँ जाता है, पीछे की तरफ जाता है, तो क्या हो गया, पश्च हो गया। जब ये टेबल आप पूरी बना लोगे तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आने लग गया और मैंने इतना सारा कैसे बना दिया, बहुत कुछ आपको, लेकिन आपके दिमाग में ये चलता जाएगा और आप बनाते जाएंगे। समृत विवृत में देखो ये कहाँ आ रहा है, आ, पहले शुरू में 2 में 4 में नहीं आ रहा, फिर 2 में नहीं आ रहा, फिर 3 में अकेला आता है विवृत, जिसमें आ जो होता है विवृत होता है, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमसे क्या कहता है, आ बोलो, आ बोलने का मतलब ही हुआ कि वो हमारा मुख है ना पूरा खुलता है आ में,
इसलिए आ क्या है, विवरित है, इसीलिए डॉक्टर हमसे आ बोलने के लिए कहता है। तो इसमें क्या हो गया, ये विवरित हो गया। और ये है, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ ही होता है, यानी ये भी कंठ ही है। इस प्रकार से हम इसका ये वर्गीकरण करेंगे। फिर इसके बाद में हम आगे क्या करेंगे, जैसे ई ले लेंगे और ई लेके इसी तरीके से इसको बनाएंगे कि ई का वर्गीकरण कैसे बना। यहाँ से ई में देखते जाएंगे, ये लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे, ये देखेंगे क्या है, ये क्या है, और इस तरह से चलाते जाएंगे। इस तरीके से हम पूरे 11 स्वरों को, इस टेबल को नीचे तक ले जाएंगे और पूरे 11 स्वर बनाना सीख लेंगे। मैंने आपको इसका पैटर्न बताया है कि ये किस प्रकार से बनता है। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। साथियों, जो अभी तक हमने स्वर का, आज हमारा स्वर का वर्गीकरण जो है वो पूरा हो गया है। कल की कक्षा और आज की कक्षा मिलाकर हमने स्वर पढ़ लिया है। स्वर का वर्गीकरण एक बार में थोड़ा सा दोहरान करा देता हूँ कि स्वर का, पहले तो स्वर किसे कहते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, स्वर होते हैं और इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जो स्वर हैं वो 11 होते हैं, ए आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, 11 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। री का विशेष ध्यान रखना, ये स्वर ही होता है, भले ही इसका उच्चारण व्यंजन की तरह होने लग गया, ये स्वर ही है। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो स्वर है उसका 5 प्रकार से हमने वर्गीकरण पढ़ा, इसकी मात्राएं पढ़ी। और वर्गीकरण में जो 5 प्रकार है, एक है कि इसमें उच्चारण में कितना समय लगता है, कम या ज़्यादा, हर्स्व और दीर्घ, ये हमने कल की जो कक्षा थी उसमें पढ़ा। कम लगता है तो हर्स्व, ज़्यादा लगता है तो दीर्घ। इसके बाद एक प्लुत की बात हमने और की थी। और होठ इनमें गोल होते हैं या नहीं होते, ये हम बोल बोल कर भी देख सकते हैं। अगर होठ गोल होते हैं तो वो वृत्ताकार, नहीं होते हैं तो अवृत्ताकार होता है। अग्र मध्य पश्च में ये कहाँ आते हैं, यानी हम वो एक डायग्राम जो हमने बनाया वो बना के देखेंगे, उस पर जहाँ पर जो स्वर लिखा हुआ है उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि ये अग्र है या मध्य है या पश्च है, तो अग्र मध्य पश्च हो जाएगा। समृद्ध विवृत का भी हम उसी चित्र को यूँ करके देख लेंगे, शुरू की 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1, इसका भी हम लोग पता कर सकते हैं। और अंत में हम उच्चारण स्थान। तो ये सारी बातें हमने कल की और आज की कक्षा में पढ़ी और इसके साथ में हमारा जो ये स्वर का जो वर्गीकरण है वो पूरा हो जाता है। तो ये जो कक्षा है, आप इन दोनों कल वाली और आज वाली वीडियो को बार बार देखेंगे और अपने स्वर को पूरा कर लेंगे कि स्वर जिसको आने लग जाएगा वो स्वर संधि बहुत आसानी से सीख जाता है। साथियों, ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। जैसे अभी हम शुरुआत में वर्ण पढ़ रहे हैं, तो वर्ण इसलिए पढ़ रहे हैं कि वर्ण में स्वर आता है, व्यंजन आता है, तो ये सब की चीज़ें हम क्या कर रहे हैं। आगे वाली जैसे कक्षा हम लोग संधि की लेंगे, उनमें क्या होगा, स्वर संधि में स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमारे संधि जिसको आने लग जाती है वो उपसर्ग बहुत आसानी से पढ़ लेता है, उपसर्ग निकालना जाता है, ये सारी चीज़ें जिनको आती है। फिर वो आगे क्या होता है, शब्द शुद्धि उसको आने लग जाती है। इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। प्रत्यय जिसको आते हैं उसको शब्द शुद्धि अच्छी तरीके से आती है। तो ये क्या है, जुड़े हुए टॉपिक है। संधि और समास भी कुछ हद तक जुड़ते हैं। तो ये क्या है, ये एक एक टॉपिक लिंक बना हुआ है। यदि आप एक भी कक्षा इसमें से मिस करते हो तो आपको अगली कक्षा में उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आना चाहिए था। इसलिए आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।